नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं उनके नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बीएस नेगी वन लाइनर को कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अभी तक 50 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आज ये हमारा 51वां पार्ट होगा। इसमें भी हम उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर को देखेंगे और उनसे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट को भी यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बात करेंगे जो आपकी जिला सीरीज़ है, विंसर सीरीज़ है, उनको लेकर भी लगातार कमेंट आते रहते हैं, तो उनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली जिले में हैं? देखिए, उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं। कौन कौन से हैं पंच प्रयाग? आपका एक है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग, जो शुरू के 3 प्रयाग हैं, जिसमें आपका विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और आपका कर्ण प्रयाग आता है, ये 3 चमोली जिले में है। एक प्रयाग आपके रुद्र प्रयाग में आता है, रुद्र प्रयाग जिले में आता है, और एक जो देव प्रयाग है वो टिहरी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? विष्णु प्रयाग में आपकी अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम यहां पर होता है। एक चीज आपको पता ही है, जो पंच प्रयाग हैं, हर प्रयाग में अलकनंदा कॉमन नदी है, इससे अलग अलग नदियां यहां पर मिलती हैं। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से पश्चिमी धौली गंगा आकर यहां पर मिल जाती है। नेक्स्ट है, आज की इस वीडियो में हम पंच प्रयागों से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो उत्तराखंड के अंदर औद्योगिक आस्थान हैं उनको बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, और फिर 2011 की जनगणना के अनुसार जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं उनको भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नारद मुनि ने किस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा करी थी? तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना कहाँ पर करी थी? विष्णु प्रयाग में ही करी थी। नंद प्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? जो नंद प्रयाग है, यहाँ पर आपकी नंदाकिनी का संगम होता है अलकनंदा के साथ। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा के साथ। नेक्स्ट है हमारा, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी का संगम होता है? तो कर्ण प्रयाग ये भी चमोली में है और यहाँ पर पिंडर नदी आकर मिल जाती है अलकनंदा के साथ। क्योंकि पिंडर नदी का संगम कर्ण प्रयाग में हो रहा है, इसीलिए पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का संगम यहाँ पे होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो जो आपका रुद्रप्रयाग शहर है वहाँ पर अलकनंदा से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे होता है? मधुगंगा और मंदाकिनी, इन दोनों का संगम कालीमठ यानी रुद्रप्रयाग के अंदर ही होता है। बेसिकली आपसे क्वेश्चन बनता है कि मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? ये मंदाकिनी की सहायक नदी है, और कालीमठ में ये मंदाकिनी से मिल जाती है। मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा, मंदाकिनी नदी और लस्तर नदी का संगम कहाँ पे होता है? देखिए, मंदाकिनी नदी और लस्तर नदी, इन दोनों का संगम जो है ये सूर्य प्रयाग में होता है, जो कि कहाँ है? आपके रुद्रप्रयाग में है। मंदाकिनी ऐसी नदी है उत्तराखंड की जो केवल एक जिले में बहती है। तो अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन मंदाकिनी से जुड़ा हुआ पूछा जाता है कि यहाँ पे बताइए, जैसे हमने ऊपर देखा कि मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम, पूछ लिया जाए किस जनपद में होता है, आंख बंद करके आप रुद्रप्रयाग पे टिक करेंगे। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग से बाहर नहीं आती है। तो ये कहाँ है? सूर्यप्रयाग, ये भी आपके रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट है, सोन नदी और मंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? देखिए, सोन नदी जिसे हम बासुकी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये जो आपकी नदी है सोन नदी और बासुकी नदी, जो एक ही नाम है, ये मंदाकिनी की सहायक नदी है और इनका संगम सोनप्रयाग में होता है। ठीक है, तो आपको सोन से सोन तो याद हो जाएगा,
आपको बस ये याद रखना है कि इसी का दूसरा नाम है बासुकी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस नदी को सुरसुरी की धारा कहा है? रामचरितमानस में सुरसुरी की धारा मंदाकिनी को कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। किसने मंदाकिनी को वैदिक कालीन कुंभा नदी कहा था? तो मंदाकिनी नदी को वैदिक काल की कुंभा नदी ये कहा था शिवानंद नौटियाल ने। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए हमने ऊपर 11 प्रश्नों को कवर किया और 11 प्रश्न में मैंने आपके चारों प्रयाग खत्म कर दिए। तो चारों प्रयागों से आपके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे जो पंचम प्रयाग है देव प्रयाग, यहां से भी आपके ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हवाई अड्डों के बारे में बात करेंगे, औद्योगिक स्थानों के बारे में बात करेंगे और फिर जनसंख्या से रिलेटेड। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम कहां पर होता है? अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। और यहां पर इन दोनों के संगम के बाद ही जो नदी आगे बहती है उसे ही हम गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, देवप्रयाग में किन नदियों का संगम सास बहू के रूप में होता है? देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इन्हीं नदियों को सास बहू नदी के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इनमें से सास कौन है? तो सास भागीरथी को बोला जाता है और बहू अलकनंदा को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भागीरथी नदी है, जहाँ पर देवप्रयाग में दोनों नदियों का संगम होता है, भागीरथी नदी बड़े शांत स्वरूप में यहाँ पर बहती है, जबकि जो अलकनंदा नदी है वो काफ़ी आवाज़ करते हुए यहाँ पर बहती है। इसीलिए उसे सास कहा गया है भागीरथी को, और अलकनंदा को बहू कहा गया है। उसके बाद ये आगे गंगा के नाम से बहती हैं हरिद्वार तक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि गंगा का नामकरण कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग के बाद ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, देवप्रयाग में भागीरथी की ओर कौन सा कुंड है? जहां पर इन दोनों का संगम होता है, दोनों नदियों की ओर एक एक कुंड है। भागीरथी की तरफ ब्रह्म कुंड है, जबकि अलकनंदा की तरफ वशिष्ठ कुंड है। यह भी पूछा जा सकता है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? देखिए, देवप्रयाग के बाद ही इसे गंगा का नाम मिलता है। उससे पहले आप जानते हैं गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और फिर संतोपत ताल से निकलती है अलकनंदा। दोनों अलग अलग नाम से बहते हुए आती हैं, अपनी सहायक नदियों को लेकर आती हैं, देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं और गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। हरिद्वार तक इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। इसे आपको याद रखना है। मान्यता के अनुसार किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो यह माना जाता है कि देवप्रयाग के क्षेत्र में कौवे दिखाई नहीं देते हैं। देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? काफी प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ मंदिर, पंवार वंश के काल से ही काफी फेमस मंदिर है। रघुनाथ मंदिर जो ये है, ये आपके द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो जयकृत शाह थे, प्रद्युमन शाह के बड़े भाई, ललित शाह के बड़े बेटे, उन्होंने इसी रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या करी थी, या उनकी मृत्यु इसी रघुनाथ मंदिर में हुई थी। ठीक है, यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, आपको याद रखना है। रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किसका लेख अंकित है? रघुनाथ मंदिर जो है, इसके द्वार पर एक लेख अंकित है, जो कि मथुरा बौराणी का लेख है। ठीक है, मथुरा बौराणी इसको कर देना। मथुरा बौराणी कौन थी? देखिए, मथुरा बौराणी जो माधो सिंह भंडारी हैं, उनकी पुत्रवधू थी। ठीक है, तो इनका एक लेख इस मंदिर के दरवाजों पर अंकित है। यह लेख किसका है? मथुरा बौराणी का। मथुरा बौराणी कौन है? माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू थी। ठीक है, और किस शासक के काल का है? उस समय पंवार राजा कौन था? तो पृथ्वीपति शाह के काल का है यह लेख। ठीक है, किस क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है? देखिए, सुदर्शन क्षेत्र के नाम से यह माना जाता है देवप्रयाग को। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा इसे इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रयाग, ये दोनों नाम किसके हैं? ये दोनों नाम देवप्रयाग के यहां पर हैं। ठीक है, कहा जाता है कि पूर्व काल में यहां पर देव शर्मा नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने तपस्या करी थी, जिससे उनके नाम पर इसका नाम देवप्रयाग पड़ा। इंद्रप्रयाग के पीछे यह माना जाता है कि जो इंद्र थे, उन्होंने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा करी और फिर भगवान शिव ने उनको जो वज्र था, उनका हथियार, वो उनको यहां पर दिया था।
तो दोनों नाम याद रखेंगे, देवप्रयाग और इंद्रप्रयाग। किसका है? ये देवप्रयाग का नाम है, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रयाग के संगम पर पिंडदान का विशेष महत्व है? तो पिंडदान का विशेष महत्व देवप्रयाग में ही माना जाता है। महाभारत में किस स्थान को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक बताया गया है? देखिए, महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि बताया गया है देवप्रयाग को। इसके अलावा सभी पापों का विनाशक भी देवप्रयाग को बताया गया है महाभारत के अनुसार। क्वेश्चन बन सकता है, किस वर्ष देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया था? तो सन 2001 में पौड़ी को देवप्रयाग के साथ यहाँ पे पुल के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ऊपर हमने यहाँ पे 22 वन लाइनर को कवर किया और इन 22 क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो आपके जो पूरे पंचप्रयाग हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट है, नदियों का संगम है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड के एयरपोर्ट्स के बारे में। राज्य में कितने हवाई अड्डे हैं? तो राज्य के अंदर वर्तमान में कुल 5 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? जौलीग्रांट हवाई अड्डा, ये देहरादून में है और इसका नाम वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा है फूलबाग हवाई अड्डा जो कि पंतनगर में है। तीसरा नैनीसैनी हवाई अड्डा, ये पिथौरागढ़ में है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है क्योंकि नाम से लगता है ये नैनीताल में है, तो सबसे ज्यादा ये वाला पूछा जाता है और चिन्याली सौंड वाला पूछा जाता है। जो गौचर हवाई अड्डा है ये आपके चमोली जनपद में है और जो चिन्याली सौंड हवाई अड्डा है ये आपके उत्तरकाशी में है, ठीक है। इस वाले का जो वर्तमान नाम है वो मां गंगा हवाई पट्टी कर दिया गया है। दोनों याद रखेंगे। सबसे ज्यादा आपसे एक ये वाला पूछा जाता है और एक ये वाला पूछा जाता है, दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है जो फूलबाग एयरपोर्ट है, इसे किया गया है कार्गो हवाई अड्डे के रूप में। केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेली सेवा कब शुरू की गई थी? तो केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जो शुरू की गई थी सबसे पहले ये 16 मई 2003 को करी गई थी। अगस्त्य मुनि से लेकर केदारनाथ धाम के लिए इस सेवा को शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने बताना है जो अगस्त्य मुनि है रुद्रप्रयाग में है जहां से यह सेवा की शुरुआत हुई है, यह अगस्त्य मुनि किन नदियों के संगम पर स्थित है? यह क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। राज्य में सबसे लंबा रनवे किस हवाई अड्डे का है? तो सबसे लंबा जो रनवे है वो आपके दून हवाई अड्डे का है। सबसे छोटे की बात करें तो जो उत्तरकाशी का है चिन्याली सौंड, उसका सबसे छोटा रनवे है। राज्य में औद्योगिक आस्थान सुविधाओं के विकास हेतु सिडकुल गठित किया गया था। उत्तराखंड के अंदर सिडकुल की स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड में सिडकुल की स्थापना वर्ष 2002 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपके देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान वो है आपका जो पंतनगर वाला है। ये राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान है, ठीक है। सर्वाधिक उद्योगों एवं सर्वाधिक रोजगार वाला औद्योगिक आस्थान कौन सा है? देखिए, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो पंतनगर वाला सबसे बड़ा होगा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा उद्योग और सबसे ज्यादा रोजगार के हिसाब से पूछेगा तो हरिद्वार वाला जो सिडकुल है ये सबसे नंबर 1 पे आएगा, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। देखिए, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि जो जिला वाली सीरीज़ है उसको जल्दी कवर किया जाए, कहीं पर विंसर के लिए कमेंट आते हैं कि विंसर वाली सीरीज़ को जल्दी पूरा किया जाए, और फिर कहीं पर बीएस नेगी वाली सीरीज़ को भी जल्दी पूरा करने के लिए कमेंट्स आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर सीरीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ लेते हुए चले और आपके टाइम पे सारी सीरीज़ के वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहें। मैं डेली हर सीरीज़ में थोड़ा थोड़ा वर्क करते हुए चलता हूँ जिससे आपकी सारी सीरीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। तो जब आपकी किसी सीरीज़ में, क्योंकि जो जिला वाली सीरीज़ है उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि पूरे जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन जिले से रिलेटेड वो आपको मिल जाएं। इसी प्रकार बीएस नेगी में भी हम कोशिश करते हैं कि सारे फैक्ट आपको मिल जाएं। विंसर वाले में भी हम कोशिश करते हैं कि सारे जो तथ्य हैं वो आपको मिल जाएं। तो उनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उनके नोट्स बनने में टाइम लगते हैं, इसीलिए धीरे धीरे उनमें डेली उन पे काम होता है। जैसे ही एक जो वीडियो है उसके लिए आपकी जो सीरीज़ के लिए नोट्स तैयार हो जाते हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाती हैं।
तो अभी बहुत जल्द जिला वाली सीरीज को अभी आपका अगला पार्ट तैयार हो रहा है। उधम सिंह नगर जिला वाइज आपका अगला आने वाला है, उसके नोट्स तैयार हो रहे हैं। जैसे ही तैयार होते हैं आज या कल तक उसके नोट्स तैयार होंगे, उसके बाद आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो सारी सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती हैं, साथ साथ में चलेंगी, सभी कंप्लीट होंगी, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। देखिए भारत के अंदर जो पहली जनगणना हुई थी ये 1872 में हुई थी। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो। ठीक है, भारत में जब पहली बार जनगणना हुई 1872 में, उस समय गवर्नर था मेयो। मेयो एकमात्र गवर्नर जनरल है भारत का जिसकी हत्या भारत में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना की विधिवत शुरुआत कब से हुई थी। भारत के अंदर जनगणना की जो विधिवत शुरुआत है, यानी कि हर 10 साल के अंदर जो जनगणना होती है, इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी और उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का या वॉइसरॉय था, वो था लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन भारत का उद्धारक कहा जाता है। किसने कहा था? ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? कई बार आपको डायरेक्ट नंबर पूछ लिया जाता है। देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ये अभी तक की 15वीं जनगणना थी, इसे भी आपको याद रखना है। जो 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये आपकी 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, 2011 कई बार आपको ऐसे पूछ लेगा, बताइए 15वीं जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बताइए, तो 15वीं पूछेगा, यानी कि 2011 की बात कर रहा है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292 व्यक्ति यहां पर उस समय उत्तराखंड में रहते हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, नंबर्स डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। यहां जो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 1,86,292, ये पूरे देश का 0.83% है। कितना प्रतिशत है? 0.83%। इसे भी आपको याद रखना है। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का क्या स्थान था? अगर हम 2011 की बात करते हैं तो उसके अनुसार उत्तराखंड 20वें नंबर पर था, लेकिन उसके बाद जो सारे परिवर्तन हुए, तेलंगाना बना, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूटी बने। ठीक है, अभी वर्तमान की बात करें तो उत्तराखंड, दोनों में अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, उत्तराखंड 21वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाले जिले कौन से हैं? देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय वृद्धि दर क्या रही थी? जो दशकीय वृद्धि दर रही थी उत्तराखंड की 2011 के अनुसार ये 18.81% रही थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगर हम देश की बात करें तो देश की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 17.70% थी। उत्तराखंड की 18.80% के करीब थी। ठीक है, यानी कि 81%। अगर हम उत्तराखंड के स्थान की बात करें तो देश में उत्तराखंड 18वें नंबर पे था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कौन से जिले की दर्ज करी गई? उधम सिंह नगर, जिसकी कितनी थी? 33.45%। सबसे कम किसकी थी? सबसे कम थी पौड़ी की, जिसकी कितनी थी? -1.41%। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के किस जनपद में दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई थी? देखिए ऊपर हमने बोला कि 11 में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किसकी थी, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप बताएंगे उधम सिंह नगर। ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस में हुई थी 2001 और 11 के मुकाबले में। ठीक है, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देहरादून में हुई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार देहरादून में जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 25% के करीब थी। 2011 में ये 32% पर पहुंच गया था। तो सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर की थी, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि की बात करें तो ये आपके कहां हुई थी? देहरादून में हुई थी। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार किन जनपदों में दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही थी? तो 0 से नीचे रही थी केवल 2 जिलों में। एक आपका पौड़ी था, जहां पे मैंने आपको बताया -1.41% था। दूसरा अल्मोड़ा था, जहां पर -1.28% था। इन दोनों में दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव में रही थी, बाकी सारे जिलों में वो पॉजिटिव में थी।
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व कितना था? तो ये था 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो उत्तराखंड का जनघनत्व है वो कितना है? 189। अगर हम भारत के जनघनत्व की बात करें तो भारत का जनघनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में बैठता है। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बैठता है भारत का। राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है आपका हरिद्वार, जिसका 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम की बात करें तो उत्तरकाशी का है, ये पेपर में पूछा गया है। यहां पर 41 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? देखिए, अगर हम जनघनत्व की बात करते हैं तो इस मामले में उत्तराखंड देश में 25वें नंबर पर रहता है। ठीक है, 2011 में राज्य में औसत लिंग अनुपात कितना था? तो उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार ये 963 था। अगर हम देश की बात करें तो भारत का जो लिंग अनुपात था वो 943 था, यानी कि भारत का राष्ट्रीय लिंग अनुपात से भी उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है वो नेशनल लिंग अनुपात से भी ज़्यादा था। उत्तराखंड में 963 है और देश में 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद अल्मोड़ा है, जहां पर 1139 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सबसे कम लिंग अनुपात हरिद्वार का है, जहां पे 880 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का स्थान कौन सा था? तो उत्तराखंड लिंगानुपात के मामले में 13वें स्थान पर रहता है। 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर कितनी दर थी? तो देखिए, 11 के अनुसार उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो 78.82% यहाँ पे रही है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में साक्षरता दर 87 रही थी, महिलाओं में यह दर 70% रही थी। एवरेज कितना है उत्तराखंड का? 78.82%। देश की बात करें तो देश में 73% है। ठीक है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला हमारा देहरादून है, लगभग 84% से ज़्यादा यहाँ पर लिटरेसी रेट है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर है, जो कि 73.10% पर है। ठीक है, यानी कि 73% पर है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है, 2011 में औसत साक्षरता में देश में राज्य का कौन सा स्थान था? तो राज्य के स्थान की बात करते हैं तो राज्य देश में 17वें नंबर पे था, इसे आपको याद रखना है। महिला साक्षरता में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो महिला साक्षरता में उत्तराखंड देश का 20वें नंबर का राज्य है। और अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो इसमें उत्तराखंड 13वें नंबर पे आता है। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा देहरादून में है और सबसे कम कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वो देहरादून है। ठीक है, देहरादून की लगभग 55% आबादी नगरों में निवास करती है। ठीक है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है हमारा बागेश्वर। बागेश्वर में लगभग 3.5% ही आबादी है जो नगरों में निवास करती है। इसी को अगर प्रश्न घुमा दिया जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन है, तो आंसर आपके उल्टे हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा बागेश्वर, क्योंकि 3.5% बागेश्वर के नगरों में निवास करते हैं, यानी कि जो बाकी का आपका 96% है वो कहाँ निवास करता है? वो गाँवों में निवास करता है। तो ये आंसर तब उल्टे हो जाएंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बागेश्वर और सबसे कम देहरादून। दोनों बातें आपको याद रखनी है, पेपर में ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, नगरीय और ग्रामीण दोनों। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड बीएस नेगी वन लाइनर सीरीज़ का। आज हमने 51वां पार्ट यहाँ पे कवर किया।
2550 प्रश्नों को हम वन लाइनर के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और जैसे मैंने आपको वीडियो में बोला कि आपकी जो सीरीज़ हमारी चल रही है, चाहे वो जिला वाली सीरीज़ हो, चाहे वो विंसर वाली सीरीज़ हो, चाहे बीएस निगी की सीरीज़ हो, चाहे आपके आने वाली जीके और हिंदी की सीरीज़ हो, सारी आपकी टाइम से कंप्लीट होंगी। सारे नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि प्रॉपर नोट्स होंगे, एक एक फैक्ट आपको मिलेगा, इसलिए उनको टाइम लगता है थोड़ा आने में। लेकिन नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे, फैक्ट आपको ऐसे मिलेंगे, वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिनसे आपके सारे जो डाउट हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चैनल पर आती है तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।